हेलो एंड वेलकम टू वर्दी ऑफ वर्दी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। यानी कि जो काम करने वाले वहाँ रहते हैं खेतों में, किसान, जमींदार लोग, और स्टेट वहाँ का उस टाइम पे कैसा था। और जो एनी अकबरी किताब लिखी हुई है अबू अज फजल अल्लामी द्वारा, इसमें बता रखा है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, कौन से लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कौन कौन से अनाज वहाँ उगते थे, कैसे कैसे वहाँ जमींदारों का स्टेट था, और कौन कौन से लोग उनसे पंगा लेते थे, कैसे उन लोगों ने राजाओं के बीच में अपनी जगह बनाई, जंगली लोग कैसे रहते थे। ए टू जेड हम सब लोग कवर कर लेंगे इसमें। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो देखनी है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ पीजेंट वॉज डिनोटेड एज अ रेयत और मुजरैन। ठीक है, यानी कि जो एक किसान है वो रायत, रायत, आप जो भी प्रोनाउंस करें उसको, आपकी मर्जी है, और मुजरैन, इन दोनों में से एक नाम उसका रहता था। दो टाइप के पीजेंट, दो टाइप के किसान थे। एक खुद खास था, यानी कि ऐसा विलेजर जिसकी खुद की जमीन हो, खुद मतलब ओन। ठीक है, खुद से ही याद आप लिंक कर सकते हैं, खुद खुद का जमीन। वही खास था मतलब लैंडलेस लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जैसे कि मेरे पास जमीन है और दूसरा इंसान है जिसके वहाँ किसी बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, या फिर आग लगने की वजह से खेत वगैरह नहीं है। तो ही कम्स टू मी और बोलता है कि जोशी जी अपनी ज़मीन दे दीजिए, यहाँ काम करूंगा डेली, आपको इतना रुपया दूंगा, मेरे को इतना रुपया देना। तो वो पही खास्ता है। और जो मैं हूँ, मेरा ही खुद का खुद खास्ता है। ठीक है। फर्स्ट मुगल एम्पायर था बाबर, आप सबको पता है। तो उस टाइम पे इरिगेशन और टेक्नोलॉजी क्या थी? देयर वॉज अबंडेंस ऑफ लैंड, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी। अवेलेबल लेबर, काफ़ी ज़्यादा लेबर था वहाँ। मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स, यानी कि यहाँ से वहाँ किसान आते जाते रहते थे। तो इससे क्या हुआ, कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बढ़ता रहा, खेती हमेशा लेवल बढ़ता रहा, इसका कम कभी नहीं हुआ। अब स्प्रेड ऑफ टोबैको, सीआईएसएफ एसी 2021 में एग्जाम में आ रखा है। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं कि टोबैको की खेती कैसे बढ़ी। प्लांट फर्स्ट अराइव इन डेक्कन, डेक्कन में पहले आया था, स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया। यानी कि अगर आप ये देखते हैं इंडिया को, तो डेक्कन वाले एरिया में पहले टोबैको आया था, इसके बाद ये नॉर्थ इंडिया में गया। ठीक है। तो एन डज नॉट मेंशन टोबैको इन क्रॉप्स लिस्ट, क्रॉप की लिस्ट में इन, जो एन ई अकबरी की जो किताब है इन, उसमें इनने दिखा नहीं रखा है, इसके बारे में लिखा नहीं है कुछ। क्या पता, कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जहांगीर कंसर्न बैन ड्यू टू एडिक्शन, जहांगीर को लगा कि भैया इससे क्या कहते हैं, आदत पड़ सकती है टोबैको की लोगों को, तो इनने बैन कर दिया। लेकिन वो बैन इनफेक्टिव था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर कंजम्पशन लोग करने लगे थे, कल्टीवेशन, ट्रेड, पैसा वगैरह सब कुछ होता था। वुडन प्लो लाइट आयरन टिप डिड नॉट मेक डीप फरोज, प्रिजर्व द मॉइस्चर ड्यूरिंग हॉट मंथ्स। अच्छा, तो पहले लकड़ी की वजह से ये लोग, जो आपने हल देखे होंगे ना, हल जो यूज़ करते हैं आजकल, तो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ हो गए। तो पहले के हलों में क्या था, इसके नीचे ने आयरन टिप लगा दी थी। ठीक है। तो इससे ज़्यादा गहरे वो गड्ढे नहीं होते थे, और मॉइस्चर बने रहता था गर्मियों के दिनों में भी, तो खेती इससे अच्छी होती थी। अब दो टाइप की उस टाइम पे क्रॉप्स होती थी, खेती होती थी। खरीफ ऑटम्स में, रबी स्प्रिंग में। अब आप अगर अभी का देखेंगे तो खरीफ, रबी और जायद भी होते हैं, एक जायद क्रॉप्स, मटर वगैरह आते हैं जिसमें। ठीक है। इफ रेनफुल वाटर, अगर बारिश होती थी तो पानी अवेलेबल रहता था, तीन टाइप की क्रॉप्स रहती थी उस टाइम। अब जो जिन्स ई कमिल है, जिन्स ई कमिल मतलब है परफेक्ट क्रॉप्स। मुगल ने इसको इनकरेज किया था क्योंकि इससे पैसा बढ़ता था, रेवेन्यू बड़ी थी। कॉटन, शुगर केन वगैरह। ठीक है, नॉर्मल चाय पानी के लिए जो यूज करते थे, जैसे अगर आप मान लीजिए वीट, ठीक है, राइस, पल्सेस, इनको उनने इतनी मतलब इनको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। दे डिड नॉट फाइंड इट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फेल्ट कि दीज कॉटन एंड शुगर केन क्रॉप्स बॉट मच रेवेन्यू टू देम। तो उनको इसीलिए परफेक्ट क्रॉप्स बोला गया, और जिन्स ई कमिल, इनको इनको नवाजा गया इस नाम से। तो आपके एग्जाम में आ सकता है जिन्सी कमिल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्रॉप है बस ये। ठीक है। बंगाल वॉज फेमस फॉर इट्स शुगर, बंगाल में बहुत शुगर, चीनी होता था। मेज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया वाया अफ्रीका एंड स्पेन, अफ्रीका और स्पेन की मेजर क्रॉप थी, तो वहां से इंडिया में लाया गया। पोटैटोज, टोमेटोज एंड चिलीज, यानी कि आलू, टमाटर और मिर्च, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यू वर्ल्ड। पाइनएप्पल, पपाया, ये सब चीज भी धीरे धीरे शुरू करी गई, है ना। सिर्फ चावल और गेहूं से ऊपर बढ़ के ये सब भी हमने शुरू किया था उस टाइम पे। द विलेज कम्युनिटी में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कल्टीवेटर्स, जो खेती करते थे। पंचायत, जैसे पंचायत अभी आप देखते हैं, जिला पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, ऐसे करके जो तीन लेवल है। और इसमें तीसरे तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था वो तो विलेज हेडमैन, जिसको मुकद्दम या मंडल भी बोलते थे। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कास्ट, पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस। आप जो भी हो, आप अगर पीजेंट भी हैं और अगर आपके पास खूब पैसा है, तो आपको वो लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। लेकिन आप अगर आप कुछ भी हो, अगर गरीब हैं, तो भैया वो अभी जो अभी हो रहा है ना आपके साथ, वही पहले भी होता था। पैसा है तो इज्जत है, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता। पंचायत का क्या काम था? डिसीजन बाइंडिंग। पंचायत वजन ओलिगार्की, इट रिप्रेजेंटेड ऑल।
ठीक है, उनने सबको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जो पंचायत था उसको हेड किया था मुकद्दम मंडल ने, विलेज हेडमैन, हमने पढ़ा अभी, विलेज हेडमैन था मुकद्दम या मंडल, तो वो हेड करता था पंचायत को। चूजन बाई कंसेंसस ऑफ विलेज एल्डर्स, रेटिफाइड बाय जमींदार। तो जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे वो लोग चुनते थे कि भैया ये मंडल बनना चाहिए, ये मुकद्दम बनना चाहिए, और उसको रेटिफाई करता था, उसको पक्की करते थे वो जमींदार लोग कि हाँ सही है। हेडमैन हेल्ड ऑफिस टिल द कॉन्फिडेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, पटवारी। अब वही चीज है जैसे कि अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर तब तक काम करता है जब तक का प्रेसिडेंट को लगता है कि ये काम कर सकते हैं, इनके पास मेजोरिटी है, कंसेंसस था। तो ये कॉन्फिडेंस तो है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मूव हो गया, पास हो गया, तो इनकी सरकार गई। ऐसा ही यहाँ भी है, हेडमैन ने तब तक काम किया जब तक का विलेज के बड़े लोगों का उन पे कॉन्फिडेंस था। ठीक है, अब हेडमैन के असिस्टेंट थे अकाउंटेंट और पटवारी, अकाउंटेंट यानी कि पटवारी। फंड्स जो आते थे उसमें सब के सब कंट्रीब्यूशन करते थे, और ये पैसे काम आते थे नेचुरल कैलेमिटी, कहीं बाढ़ आ गई, या एंटरटेन रेवेन्यू ऑफिशियल्स, अगर लोग आ गए वहाँ पे पैसा वसूल करने के लिए, उस टाइम पे पैसा देने को काम आता था। अब इनका फंक्शन देता था, देयर फंक्शन वाज टू इंश्योर कास्ट बाउंड्रीज अमंग कम्युनिटीज इनहेबिटिंग द विलेज वर अपहेल्ड। ठीक है, तो यही बेसिक बेसिक चीज की आपको कास्ट बाउंड्रीज बनानी है, और क्या कहते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से काम करवाने हैं। शादी अगर होगी तो वहाँ मंडल जरूर रहेगा, विलेज का हेडमैन जरूर रहेगा। पंचायत हैड पावर टू लेवी फाइन एंड पनिशमेंट। अभी भी ये देखिए कि पंचायत का जो है उस टाइम पे फाइन लेने की ताकत थी, और पनिश करने की भी ताकत थी। एक्सपल्सन फ्रॉम कम्युनिटी, एक कम्युनिटी से हटा के इनको दूर भेज सकते थे। करप्ट मंडल, बहुत सारे करप्ट भी थे, दे ऑफन मिसयूज देयर पावर, हेल्प, पटवारी की मदद लेके ये लोग मिसयूज करते थे पावर को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत सिर्फ ईमानदार लोग ही वहां पे थे। विलेज आर्टिसंस, cultivators who also participated in craft production of other jobs when there was lull in activity। अब क्या था कि जो कल्टीवेटर्स है, मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता है, अगर उस टाइम पे लकड़ी का काम उतना नहीं चाहिए किसी को, तो ये लोग खेती भी हो सकते थे, है ना। तो देर वॉज नो स्पेसिफिकेशन या फिर स्पेशलाइजेशन है किसी एक काम के लिए, सब कुछ का काम होता था उस टाइम पे। ऑफन शेयर्ड हार्वेस्ट लैंड फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज सच एज लैंड लैंड इन महाराष्ट्र, मीराज वतन। आपसे पूछ सकता है मीराज क्या है, वतन क्या है, तो पढ़ लेना आप अच्छे से इसको। फ्रेंच ट्रेवलर जो है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, इससे पहले क्वेश्चन आ रखा है। अब आपसे एग्जाम में आ सकता है, एक ये पैरा दे देंगे आपको, पता है ना आजकल सीडीएस में यही कर रहा है यूपीएससी, एक पैरा उठा के डाल देता, बोलता है किसने लिखा था, ये किसका, ऐसा बोलना है। इंडिया विलेज मस्ट बी वेरी स्मॉल इंडीड इफ इट हैज नॉट अ मनी चेंजर कॉल्ड स्नॉफ। दे एक्ट एज बैंकर्स टू मेक रेमिटेंस ऑफ मनी एंड हेंस द रूपी एज दे प्लीज फॉर पैसा एंड द पैसा फॉर कौड़ी सेल्स। ये कौड़ी है तो ये लोग कौड़ी के ही रहते हैं बाहर के, टेवर्नियर। टेवर्नियर से ट्रैवल याद कर सकते हैं, और फिर कौड़ी करके लिंक करके कुछ कुछ, मैं तो ऐसे ही करता था भाई, अपना अपना सिस्टम होता है, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो जो फ्रेंच के ट्रैवलर ये हैं जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर, इनने कौड़ी सेल वाली बात की थी, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड व्हिच इज वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी। तो एग्रेरियन सोसाइटी जो खेती बाड़ी में वुमेन का काम रहता था, इसका बोलना ऐसा है उस टाइम पे कि आदमी और औरत दोनों ने कंधे से कंधा मिला के काम किया खेतों में। मैन जो थे वो खेती में खुदाई करते थे, और जो औरत थी वो उसमें बीज डालती थी, या फिर जो वीड आउट करती थी, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाते थे। थ्रेस्ड, विनोद, विनोड यानी कि आपको पता है जैसे गेहूं होती है ना, गेहूं की बालियां होती हैं, उनको पीट के उससे दाने निकलते हैं, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। आजकल मशीन्स में होता है ये, पहले हाथ से होता था। इनफैक्ट मेरे विलेज में अभी भी एक हाथ से ही होता है। विनोड मतलब विनोइंग इसको बोलते हैं। पहाड़ी में एक टर्म है फटियाला लगाना। अब आप लोग नहीं समझेंगे, उसमें क्या होता है कि एक आप कपड़ा लेते हैं, यहाँ से एक इंसान पकड़ता है कपड़े को, एक इंसान यहाँ से पकड़ता है, बीच में एक इंसान रखता है, वो ऐसे करके एक किसी चीज में उस गेहूं के कुछ पार्टिकल्स रखता है, जिसमें उसकी बालियां वगैरह, पत्ते वत्ते सब होता है मिक्स। तो जब वो उसको फेंकता है यहाँ से नीचे, और इस चादर से कपड़े की उससे यहाँ को हवा फेंकी जाती है, तो सिर्फ यहाँ जो भारी प्रोडक्ट यानी कि गेहूं नीचे गिरता है, और जो हवा में ये गेहूं के साथ बाकी पत्ते वगैरह रहते हैं वो उड़ जाते हैं। और अभी आजकल क्या होता है, बहुत नॉर्मल है, आजकल सिर्फ एक इंसान चाहिए, एक इंसान यहाँ खड़ा रहता है, पीछे उसके पंखा लगा देते हैं, स्टैंड टेबल लंबा वाला, और ऑन कर देते हैं। ये जो नीचे गिराता है सिर्फ भारी चीज़, और पंखा बाकी चीज़ उड़ा देता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कम हुए, और क्या कहते हैं, इंसान ने दिमाग लगाया और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ते रहा ऐसा। तो मिडाइवल इंडिया में जो एग्रीकल्चर था, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लिएटेड विलेजेस, इंडिविजुअलेटेड पीजन फार्मिंग, बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड रिसोर्स एंटायर हाउसहोल्ड्स। तो धीरे धीरे बढ़ता गया है ना, और न्यूक्लियर विलेजेस बढ़े, कम कम लोग रहने लगे फैमिली में, ये चीज भी होता था। अब मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन,
जिस टाइम पे औरतों को या लड़कियों को पीरियड्स होते थे उस टाइम पे अलाउड नहीं थे कि वो खेत मतलब बिल्कुल भी कुछ खेती करें। ठीक है, यहाँ खेती नहीं कर सकते। और पॉटर्स, अगर आप कुम्हार होता है ना जो मिट्टी से घड़े वगैरह बनाते हैं, तो पॉटर इन सबको टच नहीं कर सकते थे। दे कुड नॉट एंटर जो ग्रोव्स, बीटल लीव्स ग्रो। अच्छा, जहां पर को आपने पान के पत्ते का काम होता था वहां औरतों को नहीं आने दिया जाता था। और मेरा मानना है ऐसा, इनफैक्ट आज तक हमारे विलेज में ये चीज होता है कि अगर कोई फीमेल अलग है ना, पीरियड्स में, तो दे आर स्टिल नॉट अलाउड टू एंटर इनटू किचन। ये मेरे ख्याल से ऐसा है कि उनको आराम देने के लिए है, कि उनको इस टाइम पे ब्लड लॉस बहुत होता है, तो उनको जितना आराम मिले उतना अच्छा है। इसीलिए ये एक, इट माइट बी एन रीजन, हो सकता है कुछ और रीजन भी हो उसके पीछे, तो ये भी रीजन है। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि उनको, अगर वो खेती करती तो खेत में अलाउड नहीं थे। अगर वो पान वगैरह के पत्ते से ही करती थी उनको वहां अलाउड नहीं थे। कुम्हार की बेटी थी तो कुम्हार वो पॉटर को छू नहीं सकते थे। ये चीज थी। अब स्पिनिंग यार्न, पोएट्री पोएट्री एम्ब्रॉयडरी डिपेंडेंट ऑन फीमेल लेबर, काफी चीज ऐसी थी। अगर जैसे मान लीजिए अगर एक हफ्ते के लिए भी पीरियड है तो इनका एक हफ्ते का पूरा प्रॉफिट कम होता था इस टाइम पे, क्योंकि हाईली डिपेंडेंट वुमेन पे थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि आदमी और औरत दोनों साथ में काम करते थे। ठीक है, अब क्या बहुत बार इसमें ये भी देखा गया कि हाई मोर्टेलिटी रेट्स, यानी कि बहुत मदर्स की जान जाती थी इसमें, ओइंग टू माल न्यूट्रिशन, खाना कम मिलता था, न्यूट्रिशन कम मिलता था इनको। फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, ज़्यादातर लगातार प्रेगनेंसी रहती थी उस टाइम पे। जैसे अभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तब उतने नहीं थे तो लोगों को ज्ञान नहीं था इस चीज़ का, और लगातार इनके बच्चे होते थे तो इनकी डेथ भी ज़्यादा होती थी। उसके अलावा डेथ ड्यूरिंग, बच्चा जब होता है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत डेथ होती थी। इट लेड टू इमरजेंस ऑफ कस्टम्स। ठीक है, इसके बाद हुए कस्टम शुरू हुए भैया। तो बहुत चीजें देख के कस्टम स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि पहले से ही स्टार्ट या फिर अचानक से स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे ने देखा कि भैया लोग मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, उसके बाद कस्टम स्टार्ट किए कि अगर उसको पीरियड्स हो रहे हैं तो उसको आराम करने दो, जबरदस्ती काम मत कराओ, है ना। इट माइट बी रीजन। मैरिजेस रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस रेदर देन डाउरी टू द ब्राइड फैमिली। पहले दहेज नहीं होता था, पहले ऐसा था, अच्छा औरत है इसको खरीद लो, खरीदते थे, मतलब द ब्राइड हैड अ प्राइस। रीमैरिज वॉज कंसिडर्ड लेजिटिमेट बोथ अमंग डाइवर्स एंड विडोड वुमेन। अगर पति मर गया है या तलाक हो गया, दोनों में दोबारा शादी को लेजिटिमेट यानी कि लीगल वे मानते थे। हाउस होल्ड वॉज हेडेड बाई अ मेल, वुमेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल, इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट इफ सस्पेक्टेड इनफिडेलिटी। जो हाउस होल्ड घराना था उसमें जो आदमी था, मेल पुरुष, उसको बहुत इंपॉर्टेंस थी। और ऐसा माना जाता था माना जाता था कि फैमिली का हेड अगर कोई है तो पुरुष ही है। और औरतों के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। अगर ऐसा लगता था कि कहीं उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर ऐसा कुछ इनफिडेलिटी चल रही है तो बहुत सीवियर पनिशमेंट देते थे उनको। मेल इनफिडेलिटी नॉट ऑलवेज पनिश्ड। अगर लड़का ये चीज करे तो उल्टा नहीं है। तो ये चीज गलत था पहले के टाइम पे। इन पंचायत देर नेम एक्सक्लूडेड वर कॉल्ड मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ। ऐसा है ना कि जैसे कि सन्नी की माता मम्मी या फिर उसकी बहन ऐसे करके बुलाते थे, उनका नाम नहीं था कि श्रीमती सो एंड सो। अमंग लैंडेड जेंट्री, वुमेन हैड राइट टू इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी। बादशाह नामा शाहजहां को लेकर है, वन वर्ड भी आता है आपके एग्जाम में कभी कभी। फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, जो गांव वाले थे, जो जंगल में रहते थे, कभी गांव में नहीं रहे जो, सॉरी, तो उनको जंगली बोलते थे। आजकल जो जंगली बोल के चिढ़ाते हैं लोगों को, वो जंगली था। उसका किसी से बेइज्जती या फिर किसी को डिमीन करना नहीं था, किसी को बिलिटल करना नहीं था। अब बिलिटल जो होता है, बिलिटल होता है बेइज्जती करना। ठीक है, डिमीन ये सब एक ही है। डिड नॉट मीन एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, बट भील जो थे वो ट्राइब थी। स्प्रिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, समर फिशिंग, मानसून कल्टीवेशन और विंटर हंटिंग, ये सब काम करते थे भील्स। आपको अभी बताया कि भील, गोंड्स, है ना, और सेंटिनलीज, काफी ट्राइब्स हैं। आगे हम ट्राइब्स का भी पढ़ेंगे, एक अलग से मैंने जो मैप बना रखी है, इसके बाद मैं मैप सीरीज स्टार्ट करूंगा, वहां पे हम सारे के सारे पूरा जीएस कवर कर लेंगे एक तरीके से। बाबर, बाबर ने बोला था, जंगल्स प्रोवाइडेड अ गुड डिफेंस बिहाइंड विच पीपल ऑफ द परगना बिकेम स्टबर्नली रेबलियस एंड पे नो टैक्सेस। अब आप देखिए, कोई इंसान जंगल में रह रहा है तो वो क्यों देगा टैक्स बाबर को, या किसी भी फर्दर मैटर किसी भी राजा को। वो कह रहा है कि जंगल का पेड़, जंगल का पानी, जंगल का खाना तुम्हें हम क्यों दे रहे हैं। पर धीरे धीरे राजा लोगों ने दिमाग लगा के यहाँ से भी इनको हाथी वगैरह लिए थे। आगे हम पढ़ते देखिए। फॉरेस्ट पीपल सप्लाइड एलिफेंट्स एज पेशकश टू मुगल स्टेट। उनको लगता था, उनको मुगल स्टेट का ऐसा बोलना था कि भैया तुम जंगल से हाथी निकाल के लाओ और हमको दो, और तुम्हें कुछ रेवेन्यू, कुछ टैक्स नहीं देना, कुछ पैसा नहीं देना, कुछ जमीन नहीं देनी, कुछ नहीं देना, सिर्फ हाथी हमको दो। क्योंकि हाथी, एलिफेंट्स वर कंसिडर्ड वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत एक अच्छा यंत्र टाइप का, जिससे कि आप वॉरफेयर में काम आ सके, है ना।
तो इसीलिए लोग हाथी को इम्पोर्टेंस देते थे। परगना आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन ऑफ अ मुगल प्रोविंस। परगना का मतलब ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन। आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो मैंने ये कर रखा है ना, ये कॉमा ब्रैकेट्स वगैरह लगा रखे हैं, मतलब कि बुक के साइड में बॉक्सेस में है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। ये भी सेम चीज है, चंडी मंगला आपके एग्जाम में आ सकता है, शायद आया भी है। मुकंदगम मुकंदराम चक्रवर्ती ने लिखी है चंडी मंगला, बंगाली पोयम है, ठीक है। एक बार स्टार थिएटर अमर कथावाला आ रखा है, हस्बैंड वाला जो है, वो 3 बार क्वेश्चन आ गया सीएपी 2017 में, CDS 21 में भी आ रखा है वो क्वेश्चन। दो तो आई रिमेम्बर, एक पता नहीं कब आया था, लेकिन आ रखा है 3 बार। इन असम द अहोम किंग्स, अहोम अभी भी रहते हैं वहाँ, had their packs, यानी कि people who were obliged to render military services in exchange of land, capture of wild elephants, royal monopoly by Ahom kings। तो वहाँ क्या होता था, अगर आप किसी को भर्ती करके वहाँ काम कर दोगे, तो उसके बदले में, भर्ती करा के किसी को उसमें सेना में रखोगे, तो उसके बदले इसको जमीन दी जाती थी, इंसान को, सैनिक को, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, एलिफेंट्स वगैरह जो जंगली हाथी थे उन लोग को पकड़ते थे, और उसके बदले रॉयल मोनोपोली दी जाती थी। इनकी रॉयल मोनोपोली थी अहोम किंग्स की, ठीक है। इससे दिखाता है ये चीज़ को। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जमींदार और उनकी पावर्स। थोड़ा सा बचा है, थोड़ा और कर लो यार मेहनत, 2-3 पेज बचे हैं, खत्म है चैप्टर। जमींदार और उनकी पावर क्या है। लिव्ड ऑफ एग्रीकल्चर, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन, कोई मतलब नहीं खेती बाड़ी से, लेकिन पैसा चाहिए इनको। हैड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स, मिकियत, इनकी खुद की लैंड थी, मिकियत, मिकियत मतलब होता है पर्सनल। ही कुड कलेक्ट रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, हैड कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज, हैड फोर्ट्रेसेस, आर्म्ड कंटिजेंट, कैवलरी, आर्टिलरी एक्सेट्रा। इसको, इसका क्या काम था, जैसे जमींदार की खूब लैंड थी, खूब जमीनें थी, तो ये क्या करता था, जा जाके जो बाकी लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उनके पास जाता था, बोलता कि भाई पैसे दो और हमको सरकार को पैसा देना है, ठीक है। अब इसको सरकार ने उसके बदले क्या दिया था, इसके वहाँ मिलिट्री रहती थी, इसको किला वगैरह दिया था। जैसे कोई राजा है ना, राजा को, राजा का पूरा किला उसके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन वो पूरा पैसा देगा किसको, मेन सरकार को, वहाँ की सरकार, यानी कि उस टाइम पे अगर मुगल एम्पायर है तो मुगल को देगा, कोई दूसरा है तो उनको देगा। और इसको मतलब सिर्फ कलेक्टर बना दिया था राजा से। देखिए राजा इंसान की मेंटालिटी अलग होती है ना। तो उसको इस चीज से छोड़ के सिर्फ पैसा कलेक्शन पे लगा दिया था। आर्टिलरी वगैरह कुछ दिया था, जिनको हेड हमेशा एक अंग्रेज करता था, ये भी हम देखेंगे आगे। जमींदार स्पेयर हेडेड कॉलोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स, हेल्प कल्टिवेटर्स बाय प्रोवाइडिंग कैश लोन्स वगैरह देते हैं ये लोग। सोल्ड प्रोड्यूस फ्रॉम देयर मिकियत लैंड्स, अब खुद की पर्सनल लैंड से जो सामान था, जो अनाज उगता तो बेचते थे। दे ऑल्सो स्टैब्लिश मार्केट्स, हार्ट्स वेयर पीजेंट सोल्ड इज प्रोड्यूस। अगर किसी किसान को बेचना है सामान उसकी खुद की मार्केट में, तो उसको ऑब्वियसली उसको कुछ पैसा देगा वो, तो पैसे तक कमाने के तरीके हजार थे उस टाइम जमींदार के। रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑब्जेक्ट ऑफ फायर, हमेशा लड़ाई भी रहती थी इनकी। इन एग्रेरियन अपराइजिंग्स नॉर्थ इंडिया, जमींदार ऑफन रिसीव सपोर्ट ऑफ पीजेंट्री स्ट्रगल। जमींदार को हमेशा कौन सपोर्ट करते थे, गांव के पीजेंट, ये खेती बाड़ी करने वाले बेचारे मजदूर। जमींदार हेड अप पैरेलल आर्मी ऑफ कैवलरी इन्फेंट्री कैनन एंड एलिफेंट्स, ये स्टेटमेंट आ सकता है, ये बिल्कुल सच है, ट्रू। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल, दीवान जो एक आदमी था उसका काम ये था, ही हैड टू सुपरवाइज फिजिकल सिस्टम ऑफ एम्पायर, फिजिकल सिस्टम ऑफ एम्पायर, ठीक है। पैसा कितना क्या लग रहा है, खर्चा वगैरह क्या हो रहा है दिखता था। मुगल स्टेट में बिफोर फिक्सिंग टैक्स एसेस द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन देख के टैक्स लगाते थे। फर्स्ट असेसमेंट मतलब द एक्चुअल कलेक्शन। जमा मतलब होता है अमाउंट असेस्ड। हासिल मतलब होता है जितना पैसा हासिल हुआ, जितना कलेक्ट हुआ। आमिल गुलजार वॉज रेवेन्यू कलेक्टर, पेमेंट इन कैश एंड काइंड। आमिल गुलजार कलेक्टर थे। अमीन मतलब है ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट इंपीरियल रेगुलेशन विच वर कैरिड आउट इन द प्रोविंसेस, इनका काम था, अमीन का काम था, ठीक है। बॉक्सेस में इंपॉर्टेंट है, ये भी बॉक्स में है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स अंडर अकबर, अकबर के अंदर किस किस लैंड को क्या बोलते थे, पोलई लैंड, लैंड एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेसफुल इन सक्सेशन, नेवर लेफ्ट, यानी कि लगातार खेती हो रही है, आलू हो गए खत्म करो, प्याज उगा दो तुरंत टमाटर लगा दो, उसमें मटर उगा दो, लगातार, इसमें कोई रोक नहीं थी। परौती लैंड होता कल्टीवेशन, कुछ टाइम के लिए छोड़ते थे। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत बार क्या होता है, आज जो खेती हुई इसको छोड़, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं जिसको एग्रीकल्चर, है ना, झूम कल्टीवेशन वगैरह, खेती हुई उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि दोबारा से फर्टाइल होगा, उसके बाद फिर खेती होगी, लगातार खेती नहीं होगी इसमें, क्योंकि ऐसी क्रॉप है वो कि बंजर बना सकती है उस चीज को। चचर लैंड, लैंड लेफ्ट फॉर 3 to 4 years, 3 से 4 साल के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया, जबरदस्ती कुछ उगाया नहीं उसमें।
लास्ट है बंजर लैंड। बंजर मतलब अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years और मोर। 5 साल से ज़्यादा अगर किसी लैंड को छोड़ दिया वो बंजर भूमि हो जाती है। ठीक है, तो ईयर्स के हिसाब से नाम थे। बंजर मतलब 5 साल से ज़्यादा, चाचर मतलब 3 से 4 साल, परवती मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ा है, जैसे जैसे थोड़ी भी रिकवरी होती है तो तुरंत से फर्टाइल होगी तो उसमें उगा देंगे। पुलई मतलब एकदम पेलाई कर दो इसकी, लगातार खेती। अब मनसबदरी सिस्टम क्या है? अ मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक apparatus रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। मनसबदरी सिस्टम ये था। दे वर पेड बाई कैश, नकदी एंड रेवेन्यू जगीरी इन एम्पायर्स। सिल्वर रुपया इश्यू किसने किया था? अकबर और औरंगजेब ने। इटालियन गियोवानी कैरीरी, ही ट्रेवल्ड एंड अकाउंटेड सिल्वर मनी इन इंडिया। ऐसा आ सकता है कि इसमें से कौन था जो हु ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड अकाउंटेड सिल्वर मनी इन इंडिया? इसका आंसर है इटालियन का गियोरो कैरीरी। जो भी नाम है याद कर लो, याद करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे पढ़ा है भाई, बोरिंग चीजों को याद करनी पड़ेगी यार। ऑप्शन, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि आप नहीं करोगे कोई और याद करेगा, एग्जाम उसका निकलेगा। कंपटीशन पड़ रहा है तुम्हारा अभी। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ मैं ही वीडियो देख रहा हूँ या फिर 20 लोग, 200, 500, 1000 लोग देख रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ, तुमको भी करनी है भाई। अपने से अच्छा बनना, दूसरे से नहीं। दूसरे से अच्छा बन के कुछ नहीं होगा। जो तुम कल तुमने मान लो 5 घंटे पढ़े, आज 5.5 6 घंटे पढ़ो। दिमाग को चकनाचूर कर दो। अगर तुमसे बोलेगा कि घूमने चलो, गर्लफ्रेंड से बात कर लो थोड़ी देर इंस्टाग्राम में कच्चा बादाम वगैरह देख ले, तो कुछ नहीं। पढ़ाई करनी है अभी, थोड़ा ही टाइम है, 3 4 महीने, इसके बाद निकल जाएगा एग्जाम, तो घूमते रहना यार। एन ए अकबरी, एनडीए 2021 में आ रखा है। एट द ऑर्डर ऑफ एम्पेरर यानी कि अकबर, हिस्टोरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट बाई अबू फजल। अबू फजल ने कब कंप्लीट किया? 1598 में। दिस बुक हेल्प्ड इन राइटिंग ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा लिखने में मदद करी किसने? एन ए अकबरी। एन ए अकबरी यानी कि अकबर के बारे में कहानी। अब इसमें ऑब्वियसली अगर किसी ने लिख रखी, मान लो मैं अक्षय जोशी की बायोग्राफी लिखता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं अच्छी चीजें लिखूंगा, मैं बुरी चीज लिखूंगा ही नहीं। दिन भर दारू पीता है, दिन भर सिगरेट पीता है, ये चीजें लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि तारीफ सुननी ना मेरे को लोगों से अपनी, इसलिए सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लिखा करते थे। इसलिए दीज सोर्सेज आर नॉट रिलायबल एट ऑल, क्योंकि लोग अपनी तारीफ करते हैं, बुराई कोई नहीं करता खुद की। एन ए अकबरी द थर्ड बुक, ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंपेडियम ऑफ इंपीरियल रेगुलेशंस एंड अ गेजेट ऑफ द एम्पायर, एंड इज मेड अप ऑफ 5 बुक्स। अब मजिल ए आबादी, इसमें क्या था? इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस, यानी कि उस टाइम पे किला वगैरह कैसे रहता था, उसमें घर क्या थे, कौन काम कैसे करता था। सिपाह आबादी यानी कि मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मंजिल से आप याद कर सकते हैं इंपीरियल हाउस होल्ड, सिपाह से सिपाही। मुल्क आबादी यानी कि सब कुछ, उसमें पूरा मुल्क है, पूरा देश है ना। हेनरी ब्लॉकमैन ने एन जो है इसको एडिट किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ब्रैकेट्स में भी है, जो डब्बा में आता है ना, उसमें है, एनसीईआरटी में एग्जाम में आ सकता है। हेनरी ब्लॉकमैन ने एडिट किया था। अब ब्लॉक से आप एडिट को जो भी है ब्लॉकचेन वगैरह से लिंक करके याद कर सकते हैं। और पब्लिश किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता ने पब्लिश किया था इनको। ठीक है, बस आज के चैप्टर में सिर्फ इतना। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे किंग्स एंड क्रोनिकल्स। ठीक है, कि कैसे किंग से क्या क्या सब चीज़ थी, बहुत अच्छे से। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, इसलिए छोड़ना नहीं है इस चीज़ों को ना। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ पढ़ें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मत सोचो यार कि वो नहीं पढ़ रहा मैं क्यों पढ़ूं, या फिर वो नहीं पढ़ रही। तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हारा एग्जाम निकालना है ना, तो औरों से कंपेयर करना छोड़ो और खुद की जो गलतियां उसको सही करो पहले। चलो कल मिलते हैं, आराम से पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।